नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ 13वीं बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। फरवरी में 13वीं बार दाम बढ़े हैं। आज लगातार 11वीं बार दाम बढ़े हैं। पेट्रोल डीजल 36 पैसे प्रति लीटर तक महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल के जो रेट हैं वो आपको बता दें कि 90.19 रुपए प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल जो है 80.60 पैसे और प्रति लीटर के रेट हैं, 80 रुपए 60 पैसे के। और 13वीं बार के दाम बढ़े हैं। तो ये रेट एक बार आपको फिर बता दें, 11वीं बार दाम जो बढ़े, पेट्रोल डीजल 36 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल के जो रेट है वो 90 रुपए प्रति लीटर के पार हो गए हैं। अभी जो ताज़ा रेट है वो 90 रुपए 19 पैसे है प्रति लीटर का, और डीजल 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर का रेट है। 13वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, यानी कि आम जनता पर बोझ अब बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल 36 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए प्रति लीटर। गाजियाबाद से खबर है, मिठाई की दुकान में आग लगी है। दुकान पर रखे सिलेंडर से आग लगी है। दुकान कर्मचारी ने अपनी आग बुझाई है, टल गया बड़ा हादसा। दुकान कर्मचारी ने वहां पर आग को बुझाया है। ये तस्वीरें हम गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। मिठाई की ये दुकान जहां पर रखे सिलेंडर से ये आग लग गई थी और वहां पर आग को बुझा दिया गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। उन्नाव से खबर, आज होगा अंतिम संस्कार। लड़कियों का अंतिम संस्कार होगा। गांव में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गांव में मौजूद हैं। पीड़ितों के घर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बबुराहा गांव में कड़ी सुरक्षा के बीच यहां पर इंतजाम किए गए हैं। उन्नाव के असोहा कांड में 2 बेटियों की हुई मौत के मामले में आज दोनों बेटियों का अंतिम संस्कार किया जाना है। आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं। यहाँ पर सुबह से ही भारी पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पर एसपी, एडिशनल एसपी के साथ ही कई थानों की फोर्स और पीएसी के जवानों को लगाया गया है। गांव में मातम पसरा हुआ है। जो परिवार वाले हैं उनका रो रो कर बुरा हाल है। कोई भी ऐसी स्थिति पे नहीं है कि वो बात कर सके। वहीं एहतियात के तौर पर पुलिस फोर्स को मुस्तैद रखा गया है और यहाँ बैरिकेड जगह जगह पर लगाए गए हैं और कोई भी व्यक्ति यहाँ पर जो परिवार है उसको भड़का ना सके, इसके लिए पुलिस, महिला जो सिपाही हैं उनको भी घर के परिजनों के आसपास रखा गया है। और यहाँ पर लगभग आज दोपहर 11 बजे के आसपास जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो हो सकती है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18, उन्नाव। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के बाद प्रदेश के बजट सत्र की शुरुआत हो गई। बजट सत्र के पहले दिन ही विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला। भारी शोर शराबे के बीच राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा। वहीं बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विपक्ष ने जमकर नारेबाजी की, जिसके थोड़ी देर बाद ही विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बगैर विपक्ष के ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। राज्यपाल ने कहा कि सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और कोरोना काल में भी चीनी मिलें बंद नहीं हुई। गन्ना एवं चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान पर है। किसानों के सहयोग से सफलतापूर्वक गन्ने की पेराई की गई तथा गन्ना उपज की कोई हानि नहीं हुई। किसी चीनी मिल परिसर में कोई भी किसान कोरोना से पीड़ित भी नहीं हुआ। वहीं राज्यपाल ने माफियाओं के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर भी सरकार की तारीफ की। प्रदेश के कुख्यात माफिया अपराधियों को चिन्हित कर उनके गैंग के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंसों का निरस्तीकरण कराया गया। कुल मिलाकर बजट सत्र की शुरुआत उम्मीद के मुताबिक काफी हंगामेदार रही। बजट सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर से पहुंचे एसपी कार्यकर्ताओं ने हाथों में गन्ने लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रैक्टर पर एसपी विधायक भी सवार थे। एसपी विधायकों ने सरकार पर विधानसभा का गेट बंद कराने का आरोप लगाया। सबसे पहले हमने कहा कि आपको जो 200 से अधिक किसान शहीद हुए हैं
उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी, जो आपके अभिभाषण में कहीं ही नहीं है। न महंगाई के विषय में कम करने है, न रोजगार देने के लिए है, न महिलाओं को बलात्कार रोकने में कोई चीज़ है। इसलिए हमारी पार्टी ने 5 मिनट विरोध विधानसभा में करके हमने उनका अभिभाषण का पढ़ने का बहिष्कार कर दिया। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसानों की मौत पर एक भी शब्द नहीं बोला, जो किसानों का अपमान है। विपक्ष के रवैये पर बीजेपी ने निराशा जताई तो बीएसपी और कांग्रेस ने राज्यपाल के भाषण को सरकार की तारीफों का पुलिंदा बताया है। विपक्ष का यह रवैया बहुत निंदा करने वाला है। विरोध करने के लिए तमाम कारण होते हैं। किसी मुद्दे पे सरकार से असहमति हो सकती है, आप उस विषय को सदन में उठाओ। ये योगी सरकार का भी और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास का उनका आखिरी बजट होगा। जिस तरह से पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार के। 4 साल के बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, अगर मिला है तो महंगाई मिली है, भ्रष्टाचार मिला है, महिलाओं के साथ दुराचार मिला है, बेरोजगारी मिली है, उत्तर प्रदेश की घटती विकास दर मिली है। राज्यपाल का भाषण जो है वो सरकार के वक्तव्यों का पुलिंदा होता है, उसकी नीतियों का। और पहली बार महामहिम राज्यपाल को सरकार के जो नीतियां थी उससे वो सहमत नहीं थी, इसलिए 7 मिनट वो विलंब से आई। यूपी विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों का सुशासन और विकास से कोई नाता नहीं है। विपक्ष ने सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। आज जिस प्रकार से विपक्ष ने एक बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया, राज्यपाल जी के भाषण पर बहुत तेज नारेबाजी और कई ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जिसको यहाँ पर कोट नहीं किया जा सकता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो। जिस प्रकार का आचरण किया गया है इसे किसी प्रकार से उचित नहीं कहा जा सकता। सरकार की नीतियों का, सरकार के कार्यक्रमों का, सरकार के सुशासन का और विकास की योजनाओं का जो दस्तावेज सुनना भी नहीं चाहे तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है प्रदेश को। इसलिए हम विशेष रूप से इसकी आलोचना करते हैं। यूपी सरकार के बजट से आधी आबादी को क्या उम्मीदें हैं, क्या है किचन का बजट? महिलाओं की चौपाल में न्यूज़ 18 ने जानी उनके मन की बात। पूछा है कि अगर वो वित्त मंत्री होती तो कैसा होता बजट। यूपी की बात बिना बनारस के अधूरी हो, बनारस की बात बिना गंगा और उसके किनारे घाट के अधूरी हो। बात जब यूपी के बजट की हो तो बिना गंगा किनारे और बजट बिना होम मिनिस्टर, घर के होम मिनिस्टर यानी कि महिलाओं के बगैर अधूरी है। तो बनारस के इसी घाट के किनारे आधी आबादी से हम चर्चा करेंगे कि यूपी का बजट कैसा हो यूपी का बजट कि आधी आबादी भी खुश हो जाए। तो कैसा होना चाहिए यूपी का बजट? मुझे लगता है कि बजट पे हम लोगों के प्रति ध्यान देना चाहिए, क्योंकि घर हम ही लोग संभालते हैं। ये जैसे दाल, चावल, ये सब का दाम कम से कम रखा जाए कि यानी कि मतलब आप कहने का मतलब टैक्स कम हो। हाँ, टैक्स कम। आपको भी यही लगता है? जी लगता है कि हाँ सही बात है कि हम लोग को जो खर्चे चलाने होते हैं सब कुछ उस पर हम लोग को देखना, क्योंकि बजट ही हम लोग का इतना होता है कि इनकम ही मतलब कुल मिलाकर जो बजट में जो मेन बात है कि वो जो टैक्स का दायरा है वो घर की चीजों से दूर रहे। यही मानती हैं आप, क्योंकि आप भी घर की होम मिनिस्टर्स हैं। तो क्या क्या लगना चाहिए आपको? और जिसे कह सकते हैं कि आप लोगों को बजट घर का निर्धारण करना होता है। तो अगर आप यूपी की फाइनेंस मिनिस्टर होती, मुख्यमंत्री आपसे सलाह लेते तो कैसा बजट होना चाहिए? हेलो, मैं आशा सामंता। मैं देखिए एक सलाह देना चाहूँगी कि हमारे जो बजट में महिलाओं को और बुजुर्गों पर ध्यान दिया जाए। जो पेंशनधारी है या जिनको पेंशन नहीं मिलता है उनके लिए भी सरकार को कुछ नियम, कुछ स्कीम लाने चाहिए। मेरे हिसाब से लड़कियों को पार्किंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पार्किंग एरिया बने होते हैं लेकिन कार या कुछ भी हम लोग पार्क नहीं कर पाते हैं, हम लोग ज़्यादा किसी से बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि लड़कियों के लिए भी पार्किंग एरिया बने। आपको लगता है सिक्योरिटी बड़ा मसला है, उस पर ध्यान होना चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है। हाँ जी, सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है। मतलब हम गर्ल्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है बाहर में, तो वो बहुत ज़रूरी है कि हमारे लिए सिक्योरिटी हो, कोई ऐप हो जिसकी वजह से मतलब हम किसी को भी तुरंत कांटेक्ट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल।
आपको लगता है सिक्योरिटी, घर के बजट, पार्किंग, इसके अलावा भी कोई मसले हो सकते हैं जो बजट में आपके हिसाब से होने चाहिए? नमस्कार, मेरा नाम साक्षी केशरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। हम लोग ओला कैब से अभी भी रात को नहीं निकल सकते अकेले, या रात को कहीं भी हम 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बजट में ना एक चीज़ और ऐड कर देनी चाहिए, वो है सीसीटीवी कैमरा। ठीक है, पुलिस स्टेशन से निकले, हम कॉलेज से निकले, कहीं भी निकले, अगर कुछ कांड होता है ना तो इनके सीसीटीवी कैमरास पहले ख़राब होता है, तो वो ना हर जगह फिट कर देने चाहिए। अच्छा, एटलीस्ट तो के बिल्कुल हम सेफ रहें, नज़र में रहे सबके, और ऐप वगैरह तो सब है ही। गंगा घाट के किनारे काशी की आबादी ने यूपी के आने वाले बजट से कुछ इस तरीके से उम्मीदें जताई हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान गन्ने के दाम बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, तो पूर्वांचल में किसानों की मांग अलग है। उनकी दूसरी समस्या है, वो चाहती हैं कि सरकार उनकी मांगों का ध्यान बजट में रखे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर के किसानों की क्या उम्मीदें हैं इस बजट से, इसको जानने के लिए आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची है एक गांव में किसानों के बीच। यूपी के बजट पर आस लगाए बैठी है 2000 करोड़ टर्नओवर वाली मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी कहा जाता है। क्रिकेट के बैट बॉल तो दुनिया भर में धाक रखते हैं। देश के आम बजट के बाद अब मेरठ की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का बजट में उनकी ओर सरकार की नजरें इनायत होगी। यूपी बजट और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की उम्मीदों पर मेरठ से हमारी एक खास रिपोर्ट। मेरठ स्पोर्ट्स सिटी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ के बने हुए बैट और बॉल पूरे विश्व में ख्याति रखते हैं। यूपी के बजट में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को क्या उम्मीदें हैं, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं एक नामी गिरामी कंपनी में। हमारी इंडस्ट्री तो शुरू से आत्मनिर्भर है और कभी आज तक बूस्टअप कहीं गवर्नमेंट से कुछ नहीं मिला ऐसे कहने के लिए, लेकिन आज हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता के लिए हमें ये मिलना चाहिए कि अदर कंपनीज जो ब्रांड में चला रही हैं उन ब्रांड्स को यहाँ से हटाना चाहिए, वो अपना स्टिकर लगाना ना चाहें। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के अंदर का नज़ारा भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बैट ही बैट नज़र आ रहे हैं, बैट बल्ले बनते हुए नज़र आ रहे हैं और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ने के लिए तैयार है। और हम ये तस्वीरें आपको इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि लोग जानें समझें कि कैसे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ने इस दौरान सहा है। अब देखिए यहाँ पर स्टंप्स बनाए जा रहे हैं, कहीं स्टंप्स बनाए जा रहे हैं, कहीं बैट बनाए जा रहे हैं, कहीं बॉल बनाए जा रहे हैं। इस बजट में कोविड आपातकाल की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान रहा है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को। 3-4 महीने बिल्कुल बंद रहा है। तो अब हम चाहेंगे कि एक तो हमारे बैंक से जो लोन सिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाए। उम्मीद ये है कि जो आने वाला बजट है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है, एक तो जो व्यापारी है उसको कुछ जीएसटी के अंदर कुछ उसको छूट दी जाए, क्योंकि जैसे स्पोर्ट्स के अंदर स्पोर्ट्स गेम तो एक ही होता है पर उसके अंदर अलग अलग टैक्स स्लैबेज है ना, तो उसके अंदर वो एक इदारे में लाए, जैसे 5% है तो उस पूरे स्पोर्ट्स को 5% के अंदर ही लाया जाए। स्पोर्ट्स में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पहले विश्वविद्यालय की घोषणा कर चुके हैं, जो कि बहुत ज़रूरी थी और अति आवश्यक थी, उसकी घोषणा हो गई है। उसके लिए अलग से बजट दिया जाए और खेल विश्वविद्यालय मेरठ में खुलने से 4 चांद लगेंगे और स्पोर्ट्स का कारोबार चरम पे पहुंचेगा। तो उसी प्रकार ट्रेनिंग सेंटर की भी घोषणा जरूर होनी चाहिए, जिससे कि उत्पादों की क्वालिटी और इम्प्रूव हो सके। गवर्नमेंट उसके लिए इंडस्ट्री के लिए हमें ज़मीन अवेलेबल कराए, जो हमारे व्यापारी वहाँ इंडस्ट्री लगा सकें। गवर्नमेंट कहती है और उनको रियायत मिले, वहाँ पर ज़मीन मिलेगी तो कारोबार बढ़ेगा और नया कारोबार लगाएं। तो ये हमारी योगी जी से रिक्वेस्ट है कि वो उसके ऊपर गौर करें, उस ज़मीन को अलॉटमेंट हमारे व्यापारियों के लिए दिलवाएं। हम कई बार लिख चुके हैं उसके लिए। अगर स्पोर्ट्स सिटी मेरठ को एक विशेष पैकेज मिले तो ये रफ्तार और आगे बढ़ सकती है। से बच्चे को अगवा कर हत्या की
वारदात पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। 30 लाख की फिरौती के लिए हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। नशे की गोली देकर उतारा था मौत के घाट। थाना नौगावा पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अभी तक 2 लोगों का नाम प्रकाश में आया है, दोनों की अरेस्टिंग हुई है। जो एक व्यक्ति है उसका नाम है समीर, ये जो वादी है उसका पड़ोसी है। जो दूसरा है उसका नाम है अराफात, जो कि कल रात को पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ था। इसके अलावा एक तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक चोरी का मोटरसाइकिल भी अभी तक हम लोग बरामद कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर की कोर्ट ने साल 2009 में समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 4 दोषियों को 20-20 साल की सजा और 20-20 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीजे सेकंड कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए 4 आरोपी अमित छोकर, प्रहलाद, पंकज और अशोक कश्यप को 20-20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सपा नेता मुकेश चौधरी इस केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि समाज कल्याण विभाग में लगभग 25 करोड़ के घोटाले की जांच कर रहे समाज कल्याण अधिकारी रिंकू सिंह राही पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला किया था। जो 7 और 34 में जो है इन्हें 10-10 साल की सजा है, आज सक्षम कारावास, और उसके बाद जो है ये इनमें 326 में 10 वर्ष कारावास, तो टोटल सजा जो है 20 साल की सजा सक्षम कारावास है और 20,000 रुपये जुर्माना है। मेरा उस दिन से मानना था, पहले दिन से ही, कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और पहले दिन से मैंने ये कहा था जब मैं कोर्ट में पेश हुआ था। उसके बाद भी आपने यही सवाल पूछा था, मैंने उस दिन भी कहा था मैं उस दिन भी निर्दोष था, आज भी निर्दोष। ये जानकारी मिली कि पूरी तरह से पूरा ये मामला मैनेज किया गया है? नहीं, गलत बात। मैंने जो होता 4 लोगों को सजा क्यों हो जाती? 4 लोगों को सजा हुई, कैसे हो जाती? अयोध्या पुलिस ने कोयला गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी ट्रक से कोयला चुराकर उसमें नकली कोयला भरकर व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करते थे। इनके कब्जे से नकली कोयले से भरा एक ट्रेलर, एक सफारी गाड़ी और 80,000 रुपये नगद बरामद हुए हैं। एसपी सिटी विजयपाल सिंह के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्त कोयले का ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्रक और ट्रेलर के मालिकों और ड्राइवरों से सांठगांठ कर जालसाजी की घटना को अंजाम देते हैं।